नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा हिंदी साहित्य के ज्ञान दूत कार्यक्रम की इस द्वितीय श्रृंखला में मैं आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि कॉलेज शिक्षा द्वारा ये एक अभिनव प्रयोग छात्रों के हित में किया गया है और कोरोना के इस भयावह काल में आप सभी छात्र ज्ञानदूत कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के इस वीडियो के विषय के रूप में हम जिस व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले हैं वह हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह व्यक्तित्व एक विराटता के साथ, एक अद्भुत चैतन्य के साथ, एक अद्भुत कौशल के साथ हिंदी साहित्य में विराजमान है। इनकी प्रासंगिकता, इनके कृतित्व, हिंदी साहित्य में इनके योगदान और विभिन्न आयामों को हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से देखने और समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। इनका व्यक्तित्व बहुत बहुआयामी था। अगर हम इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसया नामक क्षेत्र में एक पुरातत्व शिविर के दौरान हुआ। बचपन में इन्होंने लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में रहते हुए अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया। विज्ञान विषय से बीएससी करने के बाद इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और इसी दौरान ये विभिन्न क्रांतिकारी समूहों के संपर्क में आकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो गए और इस अवधि के दौरान इन्हें शासन द्वारा पकड़ भी लिया गया और कुछ समय इन्होंने जेल में व्यतीत किए। अज्ञेय एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जितना विवादास्पद और अद्भुत इनका प्रारंभिक जीवन था, उसके बाद का जीवन और भी ज़्यादा बहुरंगी प्रवृत्ति का था। ये एक कवि के रूप में, एक शैलीकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हिंदी साहित्य के लिए पूर्ण समर्पित रहे। इनका व्यक्तिगत जीवन भी विविधताओं से परिपूर्ण था। इसीलिए उनकी कुछ पंक्तियाँ मुझे बरबस याद हो आती हैं। ये अक्सर उनकी कविताओं में जिक्र होता है कि मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। वास्तव में अज्ञेय एक रोचक व्यक्तित्व के स्वामी थे। विभिन्न साहित्यिक विधाओं में महारत तो उन्हें हासिल थी ही, इसके अलावा ये एक पर्यटक और बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। जहाँ तक इनके प्रारंभिक जीवन की बात है, इनकी शिक्षा इनके पिता के देखरेख में ही हुई और घर पर रहते हुए इन्होंने विभिन्न भाषाओं जैसे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला के साहित्य और विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिल हुए। वहाँ से विज्ञान में इन्होंने इंटर की पढ़ाई पूरी की। 1927 में विज्ञान विषय से बैचलर डिग्री करने के लिए लाहौर के फॉरमैन कॉलेज में छात्र बने और 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया।
परंतु दुर्भाग्य से उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी और ये भी अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व के कारण शीघ्र ही विभिन्न क्रांतिकारी संगठनों के संपर्क में आए और वहाँ पर उन गतिविधियों के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ समय के लिए ये जेल यात्रा पर रहे और इसी वजह से इनकी वह पढ़ाई पूरी ना हो पाई। जहाँ तक उनके कार्यक्षेत्र की बात है, 1930 से 1936 तक विभिन्न जेलों में कटे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व के कारण ये उस समय शासन की नज़रों में थे और उन्हें विभिन्न जेलों में अपना संघर्ष पूरा करना पड़ा। 1936-37 में इन्होंने 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्रों का संपादन किया और उनके नाम थे सैनिक और विशाल भारत। ये उस समय के रचनात्मक और वैचारिक उत्तेजना के समाचार पत्र कहे जाते थे। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में भी रहे। इसके बाद इलाहाबाद से इन्होंने प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी भी स्वीकार की। ये यायावर प्रवृत्ति के रहे। इन्होंने हमारे देश में और विभिन्न अन्य देशों की यात्राएं की और अपने अनुभव संसार को समृद्ध किया। उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में अध्यापन का काम किया। इसके उपरांत वे दिल्ली लौटे और दिनमान नामक साप्ताहिक तथा नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र, वॉक और एवरीमैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल 1987 को उनकी मृत्यु हुई। 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। वे एक सिद्धहस्त रचनाकार थे। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। एक कवि, एक निबंधकार, एक आलोचक, एक समीक्षाकार, एक उपन्यासकार, एक पत्रकार के तौर पर उनकी लेखनी ने अद्भुत कृतित्व का सृजन किया। आइए उनकी प्रमुख कृतियों पर नज़र डालते हैं। उनकी प्रमुख कविता संग्रह में भगनदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरे ओ करुणामय प्रभात, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया, प्रिजन डेज एंड अदर पोएम्स, जो कि अंग्रेजी में थी। इनका प्रमुख कवित्व कृतित्व है। यदि बात करें फिक्शन के क्षेत्र में या गद्य के क्षेत्र में, तो ये एक मंझे हुए कहानीकार थे और इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल। यदि हम इनके उपन्यासों की चर्चा करें तो शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में, प्रथम भाग उत्थान शीर्षक से 1941 में और द्वितीय भाग संघर्ष शीर्षक से 1944 में प्रकाशित हुआ था, जो उस समय का बहुत विवादास्पद और चर्चित उपन्यास था। नदी के द्वीप 1981 में तथा अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुए थे, जिसके ऊपर हिंदी सिनेमा में फिल्म भी बनी थी। जैसा कि हम पहले इनके बारे में जान चुके कि ये यायावर प्रवृत्ति के इंसान थे और हमेशा घूमते रहते थे, और यह रचनात्मक कार्य उनके यात्रा वृत्तांतों में देखा जा सकता है। उनके यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद 1953 में
तथा एक बूंद सहसा उछली 1960 में प्रकाशित हुए थे। निबंध के क्षेत्र में भी उनका अहम योगदान था और उनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वह हैं सबरंग, त्रिशंकु, आत्मेन पद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह थे। वे एक आलोचक के रूप में भी ख्याति प्राप्त विद्वान थे और उनके आलोचनात्मक कृतित्व में त्रिशंकु 1945 में, आत्मेन पद 1960 में, भवंती 1971 में और अद्यतन 1971 में प्रकाशित हुए। उन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे जिसमें स्मृति लेखा प्रमुख है। डायरी लेखन में भी उनका योगदान था। भवंती, अंतरा और शाश्वती ये इनकी डायरी लेखन से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। गद्य में जहाँ तक विचार है उनके संवत्सर नाम से प्रकाशित हुए और उन्होंने एक नाटक भी लिखा जिसका शीर्षक था उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञेय जैसे विराट व्यक्तित्व को जीवनी नामक विधा में समेटने का काम राम कुमार राय द्वारा शिखर से सागर तक नामक रचना में किया गया। तो जहाँ तक हम उनकी रचना कर्म की बात करते हैं तो उनका रचना कर्म हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तृत, गहन और व्यापक था और उसमें विविधता भी थी। यानी हिंदी साहित्य से लेकर अंग्रेजी साहित्य की विभिन्न विधाओं को अपने कलेवर में उन्होंने समेटने का कार्य किया। यह हिंदी साहित्य के लिए अज्ञेय की एक अद्भुत देन कही जा सकती है। यदि हम समग्र रूप से अज्ञेय का मूल्यांकन करें तो जहाँ तक भाव पक्ष या संवेदना पक्ष की अगर बात आती है तो अज्ञेय ने अपने वैचारिक दृष्टिकोण को मुखर करते हुए एक नए आंदोलन की शुरुआत की और वह काव्य आंदोलन तार सप्तक नाम से जाना गया। अज्ञेय ने तार सप्तक के माध्यम से 7 समकालीन कवियों को एक संग्रह के रूप में प्रकाशित किया और ये वे कवि थे जो अज्ञेय की विचारधारा के अनुरूप थे और जिन्होंने हिंदी साहित्य को छायावादी कल्पनाशीलता से मुक्त करते हुए और प्रगतिवाद की जो स्थूल मार्क्सवादी चेतना थी उससे मुक्त करते हुए एक नए भावबोध, एक नए शिल्प जिसमें एक तरफ तो वैयक्तिकता थी और दूसरी तरफ सामाजिकता के प्रति आग्रह भी था, लेकिन वह शिल्प के दृष्टिकोण से बिल्कुल नया था, उस दिशा की ओर मोड़ा। तार सप्तक की भूमिका में ही प्रयोगवादी आंदोलन की घोषणा या घोषणा पत्र सिद्ध हुई। अज्ञेय ने अपने काव्य में भाव जगत के उन नवीनतम रूपों का प्रकाशन किया जिनको अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं था। उन्होंने पुरानी घिसी पिटी राजनीति, सुधार और क्रांति के नारों को छोड़कर मानव हृदय की धड़कनों को बोलचाल की भाषा और वार्तालाप एवं स्वगत शैली में मुखरित किया। इनकी कविताओं में जीवन की गहरी अनुभूति, कल्पना की ऊंची उड़ान और भावों को जगाने वाली संकेतमयी व्यंजना शक्ति है। अज्ञेय ने काव्य में एक ऐसी नवीन धारा का प्रवर्तन किया जो छायावाद की लाक्षणिकता और अलंकारिकता से सर्वथा मुक्त है। उनकी निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति ही प्रयोगवादी कविता के रूप में प्रकट हुई है, जो विवाद का विषय होते हुए भी काव्य क्षेत्र में स्थान पा चुकी है। तो ये जो भावना है वो न केवल अज्ञेय की काव्य के परिप्रेक्ष्य में है, बल्कि अज्ञेय की समस्त विधाओं का यदि हम अनुशीलन करें तो उसमें लगभग यही विशेषताएं देखने को मिलती है कि अज्ञेय ने विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्तिवादी चेतना को मुखर करने का प्रयास किया। अज्ञेय की जो साहित्य संवेदना है वह केवल एक दिशा की ओर उन्मुख नहीं है। अज्ञेय व्यक्ति और समाज दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के पक्षधर हैं। अज्ञेय को हम नितांत रूप से व्यक्तिवादी चेतना से संपर्क भी नहीं कह सकते
और बिल्कुल समाजवादी भी नहीं घोषित कर सकते। वे दोनों के संतुलन में विश्वास करते हैं। यह दीप अकेला कविता उन्होंने लिखी जो मुझे याद आती है बरबसी। उसके माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित हैं और इन दोनों का समन्वय ही एक श्रेष्ठ सामाजिक वातावरण, एक रचनात्मक वातावरण तैयार कर सकता है। इसलिए वे इन दोनों के बीच को, इन दोनों के समन्वय को स्वीकार करते हैं और यह संवेदना न केवल काव्य में बल्कि उनकी समस्त रचनाओं में देखी जा सकती है। अज्ञेय की जो संवेदना है या जो भाव पक्ष है, अगर काव्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें एक अलग किस्म की रहस्य अनुभूति नजर आती है। उनके काव्य में रहस्यानुभूतियों का प्राधान्य है। सागर, हरे भरे खेत, घाटियां, चलने वाली हवा, एक मानवीय मुस्कान, प्रेम, श्रद्धा, ये सब उनकी नज़रों में किसी अनोखी शक्ति की देन है। एक विराट सत्ता है जो इन सबको चलायमान करती है। कवि उस विराट चैतन्य को, उस विराट प्रकाश को जो इस सृष्टि को संचालित करता है, एक नए रूप में, एक नए कलेवर में देखना चाहता है। वो कल्पना करता है कि मैं सोते के साथ बहता हूँ, पक्षी के साथ गाता हूँ, वृक्षों के कोमल के साथ थरथराता हूँ और उसी अदृश्य क्रम में भीतर ही भीतर झरे पत्तों के साथ गलता और जीर्ण होता रहता हूँ, नए प्राण पाता हूँ। वास्तव में कवि की ये दृष्टि मानव जीवन का शाश्वत और अशाश्वतता के बीच में होने वाला एक क्रमिक बदलाव है। मनुष्य का जीवन निनश्वर है। मनुष्य जन्म लेता है, युवावस्था को प्राप्त करता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और अंत में इस सृष्टि में ही विलीन हो जाता है। तो कवि यहाँ पर एक अलग किस्म की रहस्यानुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। कवि अज्ञेय एक भावुक प्रेम को भी निरूपित करते हैं। उनका प्रेम एक नई किस्म की रोमानियत से परिपूर्ण है। उनके काव्य में प्रेमानुभूति अभिव्यक्त हुई है, प्रणय की तीव्र अनुभूति भी है, लेकिन उसका अभिव्यक्त करने का ढंग नया और नए शिल्प के रूप में है। और सब समय पर आया है बस उतना क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कांपना। इन पंक्तियों में अज्ञेय के प्रेम संबंधी निरूपण को देखा जा सकता है। जहाँ तक प्रकृति चित्रण की बात है, प्रकृति हर दौर में रचनाकारों का, साहित्यकारों का एक बहुत महत्वपूर्ण और जुड़ा हुआ विषय रहा है। अज्ञेय का भी प्रकृति चित्रण बहुत ज़्यादा मनोरम और रमणीयता से परिपूर्ण है। प्रकृति चित्रण में उन्होंने मानवीकरण, रहस्यात्मकता, प्रकृति का उद्दीपक प्रयोग, आलंबन के रूप में प्रकृति का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को ध्यान में देते हुए किया। एक उदाहरण देखिए कि हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ियों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, धड़धड़ाहट चढ़ती बहिया की। तो इन पंक्तियों से अज्ञेय प्रकृति के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हैं। कवि बरबस अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, मानव स्वभाव की अभिव्यक्ति नई शैली में करते हैं। परंपरागत शैली, परंपरागत उपमानों के प्रति उनके मन में कोई स्नेह नहीं था। वे अक्सर कहते थे कि देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, क्योंकि कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो वे एक नए प्रयोग के पक्षधर थे, जीवन के क्षेत्र में भी और साहित्य के क्षेत्र में भी। नवीनता उन्हें प्रिय थी, रचनात्मकता उनका प्रमुख विषय था। वे घिसी पिटी चीज़ों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पर यकीन नहीं करते थे।
जहाँ तक उनके कला पक्ष की बात है, उनके कला पक्ष को न केवल कविता के पक्ष में परिप्रेक्ष्य में बल्कि उनकी समस्त साहित्यिक विधाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना श्रेयस्कर होगा। जहाँ तक उनकी भाषा की बात है, अज्ञेय ने हमेशा संप्रेषणशीलता को बल दिया। वो ये चाहते थे कि रचनाकार तभी सफल है जब उसकी रचनाओं का संप्रेषण हर स्तर के पाठक तक हो सके। इसीलिए अज्ञेय की काव्य जो भाषा है वह बहुत खुली हुई, उन्मुक्त रूप से बहने वाली तथा आम बोलचाल की भाषा है। अज्ञेय ने संस्कृत, अंग्रेजी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन किया था। इसकी छाप उनकी काव्य भाषा और उनके साहित्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत देखी जा सकती है। अज्ञेय द्वारा प्रयुक्त शब्द उनके हृदय की गहराई को खोलने में पूर्ण रूप से समर्थ हैं। मानव की चरम वैज्ञानिक उन्नति के प्रतीक परमाणु बम के प्रति उनकी मानसिक अनुभूति कितनी मार्मिक और स्पष्ट है। ये देखिए एक उदाहरण, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया मानव की साखी है। हिरोशिमा के ये शब्द ये बताने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य रखते हैं कि अज्ञेय ने काव्य भाषा को सदा आम बोलचाल की भाषा रखा। उनकी काव्य भाषा में या उपन्यास की भाषा में या निबंधों की भाषा में सपाट बयानी ज़्यादा प्रमुख है। वो विभिन्न शब्दों का, विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनमें दुरूहता नहीं है। वे पाठक के हर वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। यह अज्ञेय की सबसे बड़ी ताकत है। जहाँ तक अगर छंद विधान की बात करें तो अज्ञेय ने सदैव ही मुक्त छंद को प्रोत्साहित किया और सदैव मुक्त छंद के हिमायती रहे। जिस प्रकार वे भाषा में अलंकारिकता और प्रतीक और बिंब योजना में एक नए किस्म की नूतनता के आग्रही थे, वहीं उन्होंने छंदबद्धता को एक प्रकार से अस्वीकार किया। तो समग्रतः यह कहा जा सकता है कि अज्ञेय हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ रचनाकार थे। हिंदी साहित्य में विभिन्न विधाओं के माध्यम से उन्होंने जो कृतित्व हमें दिया वह हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। अज्ञेय के विचार व्यक्ति और समाज के प्रति एक नए दृष्टिकोण से भरे थे। वे प्राचीन परंपरागत रूढ़िवादिता से ग्रस्त मानवता को एक नए भावबोध और दिशाबोध की ओर ले जाने वाले थे। इसलिए अज्ञेय का चिंतन, अज्ञेय का दार्शनिक तत्व, अज्ञेय का कृतित्व हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण रहेगा और हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते इस कार्य हेतु अज्ञेय के सदा ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।